ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। और इस किस बुक से इसको पढ़ाते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल का बिहार स्पेशल एक बुक है, उससे आपको तैयारी कराते हैं। खुद तैयारी करते हैं, इसमें दो मत की बात कोई नहीं है। और ये इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक, 5 पार्ट में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत होती है मगध पे, मौर्य वंश राजवंशों की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पड़ गया है बीपीएससी का, सारा लोग इधर इधर तितर बितर घूमते होंगे कि कौन आदमी इसको कंप्लीट किया है। अभी इसका चल रहा है, कंप्लीट तो नहीं होगा, फिर भी चल रहा है। ध्यान दे के पढ़िएगा। चले स्टार्ट करें। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है, यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर नंद वंश के बाद होती है। नंद वंश के अंतिम राजा एक हुआ करता था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद का ने लास्ट राजा था नंद वंश का। और नंद वंश जैन धर्म के समर्थक थे। कौन सा? जैन धर्म के समर्थक थे। तो हम नंद वंश की बात नहीं करेंगे, मौर्य वंश की बात करेंगे हम लोग। तो जो मौर्य साम्राज्य की टाइम पीरियड देखा जाए ना, टाइम पीरियड, तो आपका टाइम पीरियड जो है 321 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व से 181 ईसा पूर्व तक की है। ठीक, जो मौर्यों का टाइम है, टोटल मौर्य 321 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा। तो बात यहाँ आता है कि मौर्य जब राजवंश है, इसकी स्थापना के बारे में दिल में मन में जिज्ञासा उठता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना। तो एक आदमी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने ही किया था मगध पे मौर्यों की वंश संबंधित सूचना। मगर अगर बात करें कि मौर्य जो है किस वंश से हैं, इन वंशों के बारे में सूचना हमें मिलेगा, कुछ स्रोतों से मिलेगा। वो आगे हम देखेंगे वो कौन कौन सा स्रोत है जिससे मौर्यों के वंश के बारे में सूचना मिलेगा। अलग अलग सूचना से अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगा। महावंश टीका, देखिए, एक महावंश टीका यह कोई ग्रंथ है, वेद है, लेख। इसके अनुसार कहा जाता है कि मौर्य जो शासक हुए थे वह मौर्य क्या थे? मौर्य क्षत्रिय थे। कौन सा? मौर्य क्षत्रिय थे। यानी महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक किस वंश से थे? तो मौर्य क्षत्रिय थे। तथा अगर बौद्ध परंपरा के अनुसार बात किया जाए, बौद्ध परंपरा के अनुसार महाटीका वंश से तो पता चल गया कि ये मौर्य क्षत्रिय थे। मगर बौद्ध परंपरा में भी मौर्य शासकों का वर्णन है, देखेंगे। बौद्ध परंपरा में भी है। और इनमें हम देखें तो जो बौद्ध परंपरा है उसमें मौर्यों को क्या कहा गया? क्षत्रिय कुल माना है। मौर्य परंपरा के जो साहित्य है, जो राइटर हैं, जो उस समय का वेद लिखे हुए हैं, मौर्यों को क्या माने हैं? क्षत्रिय कुल का माना है। ठीक, तो महाटीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। यह मौर्य बौद्ध परंपरा के अनुसार क्षत्रिय कुल के माने जाएंगे। और जैन परंपरा के अनुसार यह निम्न जाति से संबंधित है, यह निम्न जाति के माने जाएंगे। देखिए, मौर्य जो था उनको 3 स्रोतों से पता चला। महाटीका से मौर्य क्षत्रिय,
बौद्ध धर्म के बौद्ध परंपरा के अनुसार क्षत्रिय कुल के थे, और जैन परंपरा के अनुसार मौर्य शासक जो क्या थे, निम्न जाति से संबंधित थे, निम्न जाति से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और स्रोत है मौर्य वंश के बारे में जानने का। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, उस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या विवरण मिला है? ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की एक पत्नी थी, नंदराज की एक शूद्र पत्नी का पुत्र था। मौर्य कौन था? ब्राह्मण कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो नंद राजा था, उसकी एक पत्नी थी। वह क्षुद्र से, किसी क्षुद्र जाति के लड़की से वह उसका कनेक्शन था, शादी हो गया होगा, पत्नी तो होगी, राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, उसी का यह एक लड़का है। तो ब्राह्मण बताते हैं अपने ग्रंथ में कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज के शूद्र पत्नी का पुत्र था। चलिए आगे और बढ़ते हैं। विष्णु पुराण तो सब कोई जानता होगा, विष्णु पुराण। तो जो ये विष्णु पुराण है, तो मुद्रा राक्षस, और विष्णु पुराण मुद्रा राक्षस क्या बताता है? यह भी कहता है कि मौर्य क्या थे? शूद्र थे। जो मौर्यवंशी राजा थे वह भी शूद्र थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ही शूद्र होगा तो सारा राजा ही उसका नस्ल शूद्र होगा। तो विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य वंश शूद्र थे, जबकि एक आधुनिक राइटर जबकि एक आधुनिक लेखक स्पूनर के अनुसार पारसिक थे। अब देखिए, स्पूनर तो उन्हें पारसिक बता दिया, मौर्य शासकों को क्या बता दिया? स्पूनर पारसिक बता दिया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य का नाम सब कोई सुना होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य, इसका दो नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्या नाम था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त का क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। अब समझिएगा, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में रोल निभा रहा था वह चाणक्य निभा रहा था। चाणक्य मौर्य साम्राज्य की मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता करने वाला कौन है? चाणक्य था। और ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा। देखिए क्यों योगदान था, तो उन्होंने नंद वंश के जो राजा हुआ करते थे, नंद वंश के पतन मतलब उसकी खात्मा कर नया राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया। कौन? चाणक्य बोलता है कि भाई कब तक गुलाम रहेगा, नंद वंश को ख़त्म करो, नया अपने नाम से एक राजवंश की स्थापना कर दो मगध पे। वह हेल्प करता है कौन? चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित करता है, उकसाता है और उसकी सहायता करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करता है चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी एक उसका है, चाणक्य का अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी है। जो पुस्तक है उसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। किससे है? राजनीतिक व्यवस्था। किससे है? राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य का एक अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक है जिसका संबंध राजनीति से है। किससे है? राजनीति। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी स्टार्ट होगा 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ये घटता हुआ टाइम था। 21 के बाद 20 आएगा, 19 आएगा, 318 आएगा, इस तरह का टाइम था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। देखिए, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को क्या किया, उस समय लड़ाई होता था, जो हार गया वो खत्म, पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। मौर्य वंश की स्थापना कर दिया मगध पे। और पश्चिमोत्तर सीमा यानी भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त भी करा लिया। जो यूनानी बैठे थे आके सीमा पे, भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पे, तो घनानंद को हराया भी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य यह महान सम्राट था, नंद वंश के अंतिम राजा को खत्म किया, घनानंद को टपका दिया भाई, अपने नाम से एक वंश की स्थापना किया मगध पे। और पश्चिम वाले जो सीमा का विवाद था, यूनानी आके वहाँ कब्जा किए हुए थे, उनको भी वहाँ से खदेड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से भी जाने जाना लगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था, बहुत ताकतवर, मजबूत, कूटनीतिज्ञ। तो चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था और उसने पश्चिमोत्तर सीमा पे कौन कब्जा किए हुए थे? यूनानी लोग। पश्चिमोत्तर भारत को किससे? सैलूकस निकेटर की पराधीनता से मुक्त करा दिया। किससे? यह यूनानी था, सैलूकस निकेटर से क्या किया? मुक्त कराया, भारत की पश्चिमोत्तर जगह को मुक्त कराया। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य में संपूर्ण कौन कौन सा आ जाएगा? तो चंद्रगुप्त जो है उसका साम्राज्य में कौन कौन से आते हैं? बिहार, तो खैर बिहार में था ही, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र भी शामिल थे। इधर बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशेष क्षेत्र शामिल थे। और पश्चिम और उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की बात कर लिया जाए तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम के भारत एवं दक्कन शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर भारत और दक्कन भी शामिल था। दक्षिण की बात कर लिया जाए, दक्कन तो था ही, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल यह भी शामिल था एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज के अधीन। देखिए, यानी दक्षिण भारत, केरल यानी तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। कुछ मतलब कहने का मतलब था, देखिए, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ जो हिस्सा था वह नहीं था, बाकी तो सभी यह इसके साम्राज्य में शामिल था। कुछ केरल वगैरह, तमिलनाडु का क्षेत्र, वो आंध्र प्रदेश वगैरह का क्षेत्र शामिल नहीं था, नहीं तो पूरा दक्कन तक तो चलिए गया था। वो सब इसके कब्जे में था, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य सैलूकस के मध्य एक युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सैलूकस के बीच युद्ध की जो समाप्ति होती है, 305 में युद्ध हुआ तो समाप्त भी तो होगा और एक संधि होगी। संधि में क्या मिलेगा? संधि के अनुसार सैलूकस ने अपनी एक पुत्री, जिसकी पुत्री की नाम था हेलेना, क्या नाम था? हेलेना का विवाह किससे करना पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और सैलूकस ने 500 हाथी लेकर, बदले में मौर्य ने था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह
सेल्यूकस को 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बालूचिस्तान और सिंध क्षेत्र दे दिया। कौन दे दिया? सिंध क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र को प्रदान किया। सेल्यूकस ने 500 हाथी ले लिया, लेकर उससे पूर्वी, देखिए 500 हाथी ले लिया किसे? चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्रदान किया। यानी क्षेत्र प्रदान किया किसे किया? समझने का बात है। 500 हाथी लिया सेल्यूकस और बदले में इतना सस्ती दिया, अफगानिस्तान को दिया, बलूचिस्तान को दिया और सिंध को भी दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अपना बेटी हेलेना से विवाह भी करा दिया। ये मेगास्थनीज जो था इसका दूत बनकर मौर्य, देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र आता है। पाटलिपुत्र आता है और एक किताब भी लिखेगा मेगास्थनीज, इंडिका नाम का एक बुक भी लिखेगा। और इसमें क्या चीज़ का जिक्र करेगा? तो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जिक्र करेगा, समाज के अर्थव्यवस्था के बारे में, 3 चीज़ का वर्णन मिलेगा। अगर मेगास्थनीज आता है अपना किताब लिखता है इंडिका, तो उसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, उसका जिक्र करता है। और एक चीज़ और, अपने पुस्तक में पाटलिपुत्र को क्या बोल दिया? वह पौलिब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो पुस्तक था इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पौलिब्रोथा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का स्थापना किया। कहने का मतलब उस समय एक केंद्रीकृत माने सब पावर राजा के ही पास हुआ करता था। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलेगा। ज़्यादा अगर प्रशासन के डिटेल में जानना है तो चाणक्य का एक किताब था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में मौर्यों के प्रशासन के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य हेतु सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। यानी यूनानी लोग थे ना, इसको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलते थे, सेंड्रोकोटस बोलते थे। क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस। भाई ये कौन है? सेंड्रोकोटस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम क्या है? सेंड्रोकोटस है। यह कौन नाम लेते थे? यूनानी लोग। यहाँ हम देखेंगे रुद्रदामन के एक गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, गिरनार गुजरात में है, तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के एक राज्यपाल था जिसका नाम था पीयूष गुप्त वेश्या। चंद्रगुप्त के एक राज्यपाल था, सौराष्ट्र मतलब गुजरात को बोलते हैं। तो पीयूष गुप्त वेश्या ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। देखिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था कौन? तो चंद्रगुप्त नहीं कराया था। चंद्रगुप्त का जो गुजरात का राज्यपाल था, उस समय सौराष्ट्र बोला जाता था, उस राज्यपाल का नाम था पीयूष गुप्त वैश्य। और यह झील का निर्माण कराया और इस झील के बारे में जिक्र एक अभिलेख में लिखा हुआ है, वह रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में। देखिए जैन धर्म के स्रोत के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ जैन धर्म स्वीकार किया। समझ में आ रहा है? यानी जैन धर्म के स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन कौन सा धर्म स्वीकार किया? मरने से पहले जैन धर्म को स्वीकार करके साम्राज्य को छोड़ दिया, साम्राज्य को त्याग कर त्याग दिया और सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया, सन्यासी बन गया, जैन धर्म स्वीकार लिया, माने जैन धर्म ग्रहण किया। तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताएगा? श्रावण बेलगोला
जो कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में है श्रावण बेलगोला। और जैन संप्रदाय से जुड़े आचार्य भद्रबाहु, जैन संप्रदाय के थे भद्रबाहु, भी पाटलिपुत्र छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चले जाएंगे, श्रावण बेलगोला कर्नाटक साथ आ गए थे। और श्रावण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार अपना शरीर को क्या किया, त्याग दिया। शरीर को त्याग दिया नहीं, मृत्युदंड, मर गया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद के जो अवशेष पटना के समीप कुम्हार के गांव से प्राप्त हुआ। जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका जो राजमहल है, उसका अवशेष उसके साम्राज्य का कहाँ से, कुम्हार के गांव से प्राप्त हुआ, जिसे खोजने का श्रेय स्कूनर को जाता है। और इसी स्कूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया था, यानी पारसिक बताया था। और तो क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप खोजा। पटना के समीप एक कुम्हार गांव है, वहाँ पे खोजा। खोजने का श्रेय किसे मिला, तो एक स्कूनर नामक अंग्रेज था। थोड़ा सा यहाँ मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जान लें। देखिए, मौर्य साम्राज्य यह प्रशासन की रचना कैसा था। जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हेड कौन होता था, सम्राट मतलब राजा। उसके नीचे प्रांत होता था। क्या होता था, प्रांत होता था। यानी प्रांत के बाद क्या नीचे होता था, जिला होता था। जिला में प्रधान अस्थायिक होते थे। जिला के अंदर क्या होता था, गांव होता था। स्थानीय होता था। देखिए, जिला के अंदर स्थानीय होता था, यानी 800 गांवों को मिलाकर स्थानीय बनता था। 400 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं, द्रोणमुख बोलते हैं। 400 गांवों को मिलाकर द्रोणमुख। और 200 गांव जहाँ होता था उन्हें क्या बोलते थे, खरवाटी। 200 गांव मिलके खरवाटी बनते थे। और 100 गांव मिलके क्या बनेंगे, 100 गांव मिलके संग्रहक। देखिए, नीचे से अगर देखा जाए, और ग्राम प्रधान ग्रामिक होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। 100 गांव जब मिल जाएगा तो संग्रहक होगा। 200 गांव जब एक जगह होगा तो सर्वाटिक होगा। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख, 800 गांवों को स्थानीय। और यह स्थानीय, कई स्थानीय मिलकर जिला होता था। कई जिला मिलकर एक प्रांत बनता था। प्रांत मिलकर सम्राट बनता था। यह मौर्य साम्राज्य की कहानी है।